नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती में भारतीय समुदाय की भूमिका बताई अहम। कहा 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर कर रहा है काम। ये भारत कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। ऊर्जा सुरक्षा से यूरेनियम तक भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा को लेकर कई बड़े ऐलान। पीएम मोदी बोले, हमारा एजेंडा वनडे, फैसले T20 और साझेदारी टेस्ट मैच की तरह लंबे समय तक टिकने वाली। ममता बनर्जी को बड़ा झटका। टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चेत बारीक ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की उपस्थिति में थामा भाजपा का दामन। पीएम मोदी की नीतियों में जताया भरोसा। बीजेपी ने तीनों को बनाया राज्यसभा के लिए उम्मीदवार। मैदान से पहाड़ तक जोरदार बारिश का दौर जारी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से बदला मौसम, तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में जनजीवन प्रभावित। वायनाड में राहत कार्य जारी। केंद्र की ओर से राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर बरसाए बम। करीब 90 सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास भी हमले की खबर। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन पर दागी मिसाइलें। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मातृभूमि से हजारों किलोमीटर दूर बसे भारतीय जब अपने देश और उसका गौरव बढ़ाने वाले अपने लोकप्रिय नेता के नाम पर एक स्वर में उमड़ पड़े। जब एक स्टेडियम केवल लोगों से नहीं बल्कि गर्व, अपनत्व और विश्वास से भर जाए तो वो महज एक सामुदायिक कार्यक्रम नहीं रहता, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का उत्सव बन जाता है। मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को भारत की विकास गाथा का सहभागी बताया और नए भारत के सामर्थ्य, संकल्प और संभावनाओं का विश्वास दुनिया के सामने रखा। देखिए हमारी ये इस पर खास रिपोर्ट। Minister of India, Honorable Shri Narendra Modi ji। भारतीय समुदाय के जोश से लबरेज माहौल, हजारों लोगों के उत्साह और उल्लास से भरा मेलबर्न का मार्वल स्टेडियम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताया। Prime Minister Modi, my friend, welcome to marvelous Melbourne. As a true friend of Australia and a very dear friend of mine, it is an honour to host you this evening. And I also welcome each and every one of you out there in the stands. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों की ऊंचाई में सबसे बड़ी भूमिका यहां बसे भारतीय समुदाय की बताई। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के विकास में उनके योगदान को सराहा। बीते 12 वर्ष में भारत के विकास की अभूतपूर्व गति का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि आज भारत में चिप से लेकर शिप तक विनिर्माण का नया इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। भारत के रक्षा प्लेटफॉर्म की क्षमता दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। पीएम ने शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग की चर्चा की। व्यापार समझौते का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि दोनों देश मिलकर जो कदम उठाते हैं वो दोनों देशों के लिए शुभ होता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग
40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। साथियों, हम केवल ट्रेडिंग नेशन नहीं है, हम इनोवेशन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं। पीएम ने कहा कि आर्थिक विकास से अंतरिक्ष तक भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 5G का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि आज देश के 99% जिले इससे कवर हो चुके हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है। और इतना ही नहीं, भारत आज मेड इन इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय कहते हैं ग्रो मोर। पीएम ने कहा कि 12 वर्षों में 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो चुका है। हर दिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग मेट्रो में सफर करते हैं। इतना ही नहीं, भारत में सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर्स में भी सैकड़ों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनके उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सारे सेक्टर पहले भारत में बंद थे। कुछ साल पहले ही इनको प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खोला गया और आप देखिए, भारत का एक स्पेस स्टार्टअप बहुत जल्द अपने रॉकेट में पहली बार सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। पीएम ने कहा कि नागरिक देवो भव आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है। पीएम ने वो कदम गिनाए जिन्होंने नागरिकों का जीवन आसान बनाया है। पीएम ने कहा कि भारत के बढ़ते सामर्थ्य का लाभ पूरी मानवता को होता है, इसीलिए दुनिया भी भारत पर इतना विश्वास करती है। अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं कभी क्रिकेट ने दिलों को जोड़ा, आज रणनीतिक साझेदारी भविष्य को जोड़ रही है। 2 जीवंत लोकतंत्र, साझा मूल्य, साझा विश्वास और हिंद प्रशांत में शांति का साझा संकल्प। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाइयां दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समकक्ष प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों, विशेष तौर पर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर समझौते की घोषणा की है। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने की बात कही है। रक्षा से लेकर व्यापार, ऊर्जा से लेकर प्रौद्योगिकी तक सहयोग का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गवर्नर हाउस में औपचारिक स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर और विक्टोरिया की गवर्नर के साथ शिष्टाचार द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों, बढ़ते विश्वास और ऊर्जा, रक्षा, क्षेत्रीय व वैश्विक मंचों पर बढ़ते सहयोग को लेकर तीसरी वार्षिक शिखर बैठक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को लेकर महत्वाकांक्षी भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता सीका को जल्द ही अंतिम रूप देने की सहमति जताई। 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। दोनों देशों ने अहम पहल करते हुए सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा, प्रौद्योगिकी
और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग, ऊर्जा संबंधों पर समझौते की घोषणा की, जिससे भारत को असैन्य न्यूक्लियर ऊर्जा के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी एआई पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। With new landmark agreements, we are expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region. आतंकवाद को लेकर दोनों देशों का रुख साझा रहा। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई साझा है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व को देखते हुए इसकी सुरक्षा, स्थिरता और स्वतंत्र नौवहन को लेकर संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प भी दोहराया। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रगाढ़ होते संबंधों, नियम आधारित व्यवस्था को मजबूती देने, व्यापार निवेश के लिए नए अवसर खोलने वाला है। दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों के साझा दृष्टिकोण से वैश्विक प्रगति को गति मिलना भी तय है। मेलबर्न से सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान करते हुए ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों से भारत में निवेश बढ़ाने के प्रस्ताव को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपील की। पीएम मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक और आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। लेकिन हम यही नहीं रुके रहे। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान
उड़ान भरने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, नीतिगत सुधार, डिजिटल परिवर्तन और विस्तारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ऑस्ट्रेलियाई साझेदारों के लिए नए व्यापारिक अवसर पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, AI, फिनटेक, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के विशाल आकार और ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता से दोनों देशों के लिए लाभकारी स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भारत में ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों की बढ़ती उपस्थिति का स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास में गहन सहयोग न केवल दोनों देशों की प्रतिभाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने में भी मदद करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्वाभाविक तालमेल के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्य, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक समान दृष्टिकोण, जीवंत जन संबंध और मजबूत राजनीतिक समझ दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी को एक साथ विकसित और समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार करते हैं। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए। फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि दोनों देश साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों ने कई व्यावसायिक सफलताओं की कहानियों को संभव बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने दोनों देशों के बीच संबंधों में आए बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने पिछले एक दशक में संबंधों में आए बदलाव के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। For all the natural affinity of our histories and cultures, for all the broad affection between our peoples, the relationship between our countries was underdone. It was underexplored and it was under-examined. In the last decade or so, that has certainly changed for the better. Prime Minister Modi, your leadership and your personal engagement with Australia has been absolutely central to this change. And so has the drive and determination of the business leaders in this room. You are the living bridge between our nations, and your ambition and vision has helped to reshape the roadmap for Australia's economic engagement with India. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के काफी मजबूत होने की तारीफ की। प्रौद्योगिकी को साझा करने और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी का जिक्र करते हुए मॉरिसन ने पीएम मोदी के ऊर्जा और विचारों की सराहना की। उन्होंने संबंधों को बेहतर बनाने का श्रेय उनके कार्यकाल को दिया और कहा कि भारत के साथ रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अरुण शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध भी लगातार गहरे हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बाद दोनों तरफ के व्यापार में 55% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने CECA को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने के निर्देश भी दिए हैं। During the course of the day, in the various interactions that took place, the warmth and personal connection that has been forged between Prime Minister Modi and Prime Minister Albanese was very much in evidence. The relationship between India and Australia is a dynamic and fast-growing one, and we are now into the 6th year of our comprehensive strategic partnership, and it's a partnership that has consistently deepened across the multiple sectors of trade, defense, energy, education, technology, and of course
at the very foundation, people-to-people relations. एक दौर था जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बीते 1.5 दशक में दोनों देशों के रिश्तों ने लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान अब दोनों देशों ने भारत को शांतिपूर्ण असैन्य परमाणु उपयोग के लिए यूरेनियम निर्यात की व्यवस्था को ऑपरेशनल कर दिया है। यह भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी और असैन्य परमाणु सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल साल 2010 तक ऑस्ट्रेलिया की नीति बिल्कुल स्पष्ट थी। वो केवल उन देशों को यूरेनियम बेचता था जो परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी के सदस्य थे। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसीलिए उस समय ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम निर्यात करने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि इस बदलाव की नींव साल 2008 में ही पड़ गई थी, जब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी ने भारत को विशेष छूट दी। इस ऐतिहासिक छूट के बाद भारत के लिए एनपीटी का सदस्य नहीं होने के बावजूद असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार का रास्ता खुल गया। लेकिन एनएसजी की छूट के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत अपनी नीति नहीं बदली। साल 2010 में भी ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम बेचने के लिए तैयार नहीं था। उसकी घरेलू नीति के तहत यूरेनियम का निर्यात केवल एनपीटी सदस्य देशों को ही किया जा सकता था। बड़ा बदलाव साल 2011 में आया, जब ऑस्ट्रेलिया की तत्कालीन लेबर सरकार ने भारत को यूरेनियम निर्यात पर लगी रोक हटाने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे भारत का जिम्मेदार परमाणु रिकॉर्ड, असैन्य और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों का पृथक्करण और असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण आधार बने। इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ी और साल 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम के निर्यात के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया। हालांकि इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए कई प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना जरूरी था, जिसमें कई साल लगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण असैन्य उपयोग के लिए भारत को यूरेनियम निर्यात करने की व्यवस्था को ऑपरेशनल कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाले यूरेनियम का इस्तेमाल केवल भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में किया जाएगा और ये सहमत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों और निगरानी व्यवस्था के दायरे में रहेगा। इस फैसले का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले देशों में शामिल है। वहीं भारत तेजी से अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने, स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के लिए विश्वसनीय यूरेनियम आपूर्ति भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यानी जिस ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया था, वही ऑस्ट्रेलिया अब भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता खोल चुका है। ये सिर्फ ऊर्जा सहयोग की कहानी नहीं है, बल्कि बीते 1.5 दशक में भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता और भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में आए बड़े रणनीतिक बदलावों की भी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर वहां रहने वाले भारतवंशियों में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री के ऑकलैंड दौरे को लेकर भारतीय समुदाय से बात की हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह ने। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑकलैंड आने वाले हैं और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 40 साल के बाद न्यूजीलैंड यात्रा होने वाली है, जिस यात्रा को लेकर न्यूजीलैंड की सरकार ही नहीं बल्कि तमाम भारतीय वंशी जो न्यूजीलैंड ऑकलैंड में रहते हैं वो भी बहुत उत्साहित है। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड आई विल बी मीटिंग हिम फर्स्ट टाइम, सीइंग हिम फर्स्ट टाइम इन न्यूजीलैंड। यहाँ पे तो उत्सव का माहौल है, हर कोई बहुत एक्साइटेड है मोदी जी के वेलकम के लिए। बड़े दिल से, बड़े प्यार से मोदी जी आप आ रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वेलकम मोदी जी, आपका न्यूजीलैंड में स्वागत है और हमारे दोनों देश के संबंध और ज़्यादा अच्छे बने। मोदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ब्यूटीफुल खूबसूरत सी कंट्री न्यूजीलैंड में। हम चाहते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के टाइज और ज़्यादा मजबूत हो जाए। To have Prime Minister like Narendra Modi come to our country is such a privilege and such an honour and I'm very very excited. छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब लोग एक्साइटेड हैं पीएम के विजिट से। न्यूजीलैंड के सभी भारतवासी आप मोदी जी का बहुत बहुत आंख बिछा करके स्वागत में तत्पर है और आप आए और हमारे इस ऊर्जा को चार चांद लगा दें। मेरी मातृभूमि के सबसे बड़े नेता
मेरी कर्म भूमि में पधार रहे हैं, दिल से स्वागत है। मोदी जी हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, तो वो आ रहे हैं 40 साल के बाद, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। हम लोग यहाँ पे इतने एक्साइटमेंट के वो आएंगे और यहाँ पे जो इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लास्ट ईयर साइन हुआ है, that will be giving us a lot of opportunity between both the countries. अभी आप अगर पूछेंगे हाउ इज द जोश, इट्स वेरी 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 हाई। अभी एफटीए का जो एग्रीमेंट हुआ है, दिस इज ओनली अ बिगिनिंग ऑफ व्हाट बोथ द कंट्रीज कैन डू टुगेदर, वर्क टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं उनके आने को लेकर, और इतना बड़ा कद्दावर नेता यहाँ पे आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जब भारतवर्ष से कोई हमारा नेता जो हमें यहाँ पर गौरव महसूस कराते हैं, ऐसे मोदी जी आ रहे हैं, तो शास्त्रों में जो नेता के गुण बताए हैं, तो ये सभी गुण परमादरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के में सभी गुण उसमें दिखते हैं हमें। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आने से पहले एक्साइटमेंट साफ तौर से नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी जयशंकर और के राणा के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, डीटी न्यूज के लिए। और वहीं पीएम मोदी के आगामी दौरे को लेकर न्यूजीलैंड में खासा उत्साह देखा जा रहा है। न्यूजीलैंड में मौजूद भारतीय मूल के बिजनेस प्रतिनिधियों का मानना है कि भारत न्यूजीलैंड एफटीए जैसे कदमों से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले हैं और ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर चर्चाएं बहुत जोरों पे हैं। हमारे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ न्यूजीलैंड में, जो कि बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और भारत और न्यूजीलैंड के बीच के जो व्यापार का जो रिश्ता है उसमें सेतु का काम करते हैं। ये नया दौरा है। जितने भी लास्ट 20-30 साल में जो भी कुछ हुआ, अब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि नई टेरिटरी खुली है इंडिया के लिए भी और न्यूजीलैंड के लिए भी। और आजकल जो चल रहा है दुनिया में माहौल, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड दैट बोथ नेशंस हैव कम टुगेदर। एजुकेशन और इमिग्रेशन का जो वर्क है वो अभी भी 1 बिलियन से ऊपर है, वो डबल होने का आसार है अगले 5 साल के अंदर, तो वो सबसे आगे रहेगा। उसके बाद जो आपका वाइन इंडस्ट्री है, फ्रूट इंडस्ट्री है, उनका जब ट्रेड का जो अपना एक्सपोर्ट लेवीज है वो कम हो रही है, उसमें ज़्यादा आगे आप देखोगे। तो प्राइमरी इंडस्ट्री और एजुकेशन में ज़्यादा काम किया जाएगा अगले 5 सालों के अंदर। जो न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को और जो स्किल उधर से इधर ला सकता है, तो दोनों देश के लिए मुझे लग रहा काफ़ी बढ़िया रहेगा। इंडिया बीइंग ए टेक्नोलॉजी हब, अदर वे वी लुकिंग एट टेक्नोलॉजी टू कम हियर, so there is a lot of potential even for Bollywood to do shooting in this part of the world. दोनों देशों में बहुत अच्छा हम देख रहे हैं प्रोग्रेस होगा, टूरिज्म बढ़ेगी और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को बहुत फायदा होने वाला है। एफटीए के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है इंडिया की तरफ से, और एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑब्वियसली न्यूजीलैंड का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो टू वे ट्रेड बहुत ही होने वाली है। हम नियरली 9% GDP करते हैं और वो इक्विवेलेंट होता है 2,20,000 जॉब्स फुल टाइम न्यूजीलैंड इकोनॉमी में हम करते हैं। तो न्यूजीलैंड की जीडीपी में 9% कंट्रीब्यूशन है इंडियन किवीज का, आप ये कह रहे हैं? यस, 8.6% GDP कंट्रीब्यूशन ऑफ कीवी इंडियंस इन न्यूजीलैंड। और यहाँ पे पॉपुलेशन है खाली 5% इंडियंस की, 3 लाख। तो करीबन 5% भारतीय है, जो कि यहाँ की आबादी का हिस्सा है। टोटल आबादी में 5% भारतीय, लेकिन टोटल जीडीपी में लगभग 9% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। तो निश्चित तौर से तमाम भारतीय जो व्यापारिक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में। कैमरा सहयोगी जयशंकर के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, डीटी न्यूज के लिए। भारत और न्यूजीलैंड के व्यापारिक रिश्तों में बीते 2 साल में बहुत तेजी आई है और दोनों देशों के बीच हुए एफटीए ने व्यापार, निवेश और मोबिलिटी की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। एफटीए के बाद कौन सी नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता अरेंद्र प्रताप सिंह ने खास बातचीत की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बिजनेस विभाग के प्रोफेसर राहुल सेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का दौरा कर रहे हैं और भारत और न्यूजीलैंड के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीते कुछ वर्षों में दोनों ही देशों के बीच में व्यापारिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी और साथ ही साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। हमारे साथ में डॉक्टर राहुल सेन जी मौजूद हैं, जो कि ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में सीनियर लेक्चरर हैं और बीते लगभग 2 दशक से यहीं न्यूजीलैंड में काम कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री के इस दौरे, जो कि लगभग 40 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे के तरीके से हो रहा है, किस तरह से आप देखते हैं, इसमें कितनी पोटेंशियल नज़र आता है जब हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इस दौरे से? बीते कुछ सालों में जो पूरे विश्व में हो रहा है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रही हैं
और छोटे देशों को सोचना पड़ रहा है कि और देशों के साथ अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें, अपने रिस्क्स को डाइवर्सिफाई करें। तो उसी हिसाब से न्यूजीलैंड में भी ये सोच रही है कोविड के बाद कि किसी एक कंट्री के ऊपर शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया हुआ था, तो उनको अपने रिस्क्स को जो है डाइवर्सिफाई करनी चाहिए और पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप एक्सप्लोर करनी चाहिए। और ख़ास करके न्यूजीलैंड में जो गवर्नमेंट अभी की जो गवर्नमेंट आई है लक्ष्मण जी की, उन्होंने पहले से ही ये काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर उन्होंने ये वो लिया था कि इंडिया के साथ हम लोगों को अपने पार्टनरशिप बढ़ानी है, बिकॉज क्लियरली उनको दिख रहा था कि इंडिया की क्या पोटेंशियल है, जो इसके पहले समहाउ न्यूजीलैंड पिछले गवर्नमेंट है इवन बिजनेसेस ने उतनी देखी नहीं थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे दोनों ने सहमति बनाई और सबसे कम समय में निगोशिएट करके अगर किसी का इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो वो न्यूजीलैंड है। कैसे भारत के लिए ये आने वाले वक्त में जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कितना मददगार साबित होगा इन टर्म्स ऑफ अगर हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें और अगर हम मोबिलिटी की बात करें? ये बहुत एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप मैं कहूँगा, FTA ना कह के। और इसका रीज़न ये है कि ना सिर्फ इससे ट्रेड तो बढ़ेगा ही, जो प्रोडक्ट्स का ट्रेड है या सर्विसेज का ट्रेड है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है जिससे इंडिया को बहुत फ़ायदा होने वाला है, खास करके जो एग्रीटेक पार्टनरशिप्स है और जो कि ऑलरेडी शुरू हो गया है। जैसे अगर आप न्यूजीलैंड बायो इकोनॉमी साइंस इंस्टीट्यूट का देखें तो वो कीवी फ्रूट एक्शन प्लान की जो बात हुई है एज पार्ट ऑफ द FTA, तो FTA साइन होने के पहले ही शुरू हो गई है। तो उन्होंने नागालैंड में, अरुणाचल में, हिमाचल में, यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी फार्मर्स को जाके वो आइडिया दे रहे हैं कि किस तरह से यील्ड बढ़ाई जाए, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए एग्रीकल्चर की। तो ट्रेड हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, इनोवेशन हुआ एंड पीपल मोबिलिटी जो आप कह रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो अगर यहाँ के जैसे डॉक्टर्स हुए या इंजीनियर्स हुए या टीचर्स हुए, IT प्रोफेशनल्स हुए, वो यहाँ पे आके कुछ टाइम के लिए न्यूजीलैंड में एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जो एक OECD कंट्री की एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को वो इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, कहीं और यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन सर्विसेज और ऑफ कोर्स स्टूडेंट मोबिलिटी दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट मोबिलिटी के हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ इस FTA में इन्होंने खास करके जो STEM सब्जेक्ट्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें इन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है। ऑन करेक्टली सो, बिकॉज जो साइंस टेक्नोलॉजी से पढ़ के आएंगे उनकी स्किल्स यहाँ ज़रूरत है। तो उस हिसाब से जो लोग यहाँ पे खास करके जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए आएंगे उनके लिए डेफिनेटली ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बीते कुछ सालों में या कहा जाए बीते एक डिकेड में इंडिया ने तमाम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच में एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे दुनिया भर के साथ में अपना राब्ता कायम किया। आपको लगता है कि उस नज़रिए से भी भारत के लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं? न्यूजीलैंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो ये डेफिनेटली उस विजन के अंदर आता है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया की जो महासागर विजन है उसमें डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत डेफिनेटली न्यूजीलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर है। उसी तरह से इस FTA को मेरे ख्याल से इंडिया ने ये नज़रिए से भी देखा है कि इंडियन कंपनीज न्यूजीलैंड में आके यहाँ से जो पैसिफिक मार्केट्स हैं उनको भी एक्सेस करें। तो ये एक पूरा ब्रॉडर इंडो पैसिफिक ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कहूँगा, उसी के हिसाब से ये FTA जो है ये काइंड ऑफ बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो राहुल जी लगातार एक इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से भारत और न्यूजीलैंड के जो आपसी व्यापारिक संबंध उसको करीबी से समझते हैं और उनका ये मानना है कि ये जो पूरा समझौता है और दोनों देशों के जो व्यापारिक रिश्ते हैं नया आने वाले वक्त में एक नया मुकाम हासिल करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से इसमें एक बड़ा बूस्ट अप देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 3 राज्यसभा सांसदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। TMC में रहे 3 नेताओं सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समित भट्टाचार्य की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता हासिल की। बाद में भाजपा ने तीनों को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। TMC से इस्तीफा देने वाले राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय भाजपा में शामिल हो गए। सुष्मिता देव ने भी समित भट्टाचार्य की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा। वहीं प्रकाश चिक बराइक ने भी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। जो राजनीति इतना दिन पश्चिम बंगाल में चला, केंद्र के साथ सहयोग की जगह पर एक संघर्ष अपना लिया, तो हमारा सारे
जो डेवलपमेंट था वो ठप पड़ गया था। तो ऐसे ही माहौल पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर आस्था रख के भारत की राज्यसभा की 3 सांसद पहले ही तृणमूल कांग्रेस से या संसद पद से आपने इस्तीफा दे दिया था। आज अनुष्ठानी ग्रुप में वो तीनों सुखेंदु शेखर राय, श्रीमती सुष्मिता देव, प्रकाश ठीक बराई, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चला पिछले 15 साल में, जहां सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था। और भाजपा में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने कहा कि ममता बनर्जी ने सत्ता को मजाक बना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब देश विकास की राह पर बढ़ रहा था तब पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चरम पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विकसित भारत का जो निर्देश दिग्दर्शन किया है, मार्गदर्शन दिया है, इसमें इस राह पे चलने के लिए जब हिंदुस्तान के अधिकांश राज्य सामने आए और नरेंद्र मोदी जी को इस विकसित भारत की कर्मसूची को अपनाया, उस समय भी हम चोरी में व्यस्त थे। लुटेरा लोगों को हम मदद दे रहे थे, रेपिस्ट लोगों को हम मदद दे रहे थे। और वहीं तीनों नेताओं के भाजपा में शामिल होने को पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जबकि इसे टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच बांग्ला फिल्मों के बड़े एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी के साथ ही टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की और इसके साथ ही टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने भी यहां पर सीएम से मुलाकात की है। हालांकि इस बैठक में क्या बातचीत हुई है, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है, लेकिन इन घटनाक्रमों से राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। संभव है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में और भी बदलाव नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए देश की सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने का संकल्प दोहराया। अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर की अवधारणा पर आधारित भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था आने वाले समय में दुनिया की सबसे आधुनिक व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि सरकार सीमा रक्षक बलों, राज्य और जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिकों को जोड़कर मजबूत चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड तैयार कर रही है। गृह मंत्री ने कहा है कि देश को घुसपैठियां मुक्त बनाने और घुसपैठ रोकने के लिए मजबूत तंत्र विकसित किया जा रहा है। उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में जनसांख्यिकी बदलाव का मूल कारण घुसपैठ को बताया। अमित शाह ने कहा कि सरकार 31,000 करोड़ रुपए की लागत से 1610 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी कर रही है। उन्होंने अगले 3 वर्षों में नारकोटिक्स की समस्या को गंभीर क्षति पहुंचाकर उस पर विजय पाने का भरोसा जताया। गृह मंत्री ने कहा कि प्रॉक्सी वॉर, घुसपैठ, कट्टरपंथ, ड्रोन तस्करी, साइबर और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमांत और सजग समाज से ही देश सुरक्षित हो सकता है। भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी तेजी से विस्तार कर देश की आर्थिक और तकनीकी क्षमता को नई दिशा दे रहा है। बैंक ऑफिस सपोर्ट से आगे बढ़कर अब ये केंद्र रिसर्च, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे उच्च स्तरीय क्षेत्रों में वैश्विक रणनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जीसीसी समिट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत का जीसीसी इकोसिस्टम अब विस्तार के दौर से आगे बढ़कर वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर है। In my interactions with investors and business leaders from across the world, and recently, only a couple of days ago, in France, I increasingly find that many of them are either operating GCCs in India or actively exploring opportunities to establish one. Their experiences reinforce the confidence that our talent base, innovation capabilities, and policy environment continue to make India an attractive long-term partner. और वहीं जीसीसी विस्तार के अगले चरण में फोकस महानगरों से हटकर टियर 2 और टियर 3 शहरों पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों की विशिष्ट क्षमताओं के आधार पर अलग अलग इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने चंडीगढ़, वाराणसी, विशाखापत्तनम, तिरुचिरापल्ली और मैसूर जैसे शहरों का जिक्र किया।
The next phase of our GCC story cannot remain confined to a few handful metropolitan cities. If the first 2,000 GCCs were concentrated in metropolitan centers, the next wave of India's GCC growth will geographically far more be diverse. The geography of global value creation itself is changing. So tomorrow's breakthrough in artificial intelligence, engineering design or product development could emerge readily from Chandigarh or Varanasi, Visakhapatnam, Tiruchi or Mysore. और वहीं केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली से डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए देश विदेश के उद्योग जगत से त्रिपुरा की विकास यात्रा का सहभागी बनने और राज्य में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा आज पूर्वोत्तर के सबसे संभावनशील निवेश गंतव्यों में से एक बनकर उभर रहा है और निवेश, उद्योग तथा वैश्विक व्यापार के लिए नए अवसर प्रदान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत विकसित भारत की यात्रा का प्रमुख विकास इंजन बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट नीति ने पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है, जिससे व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय संपर्क के अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। त्रिपुरा की क्षमता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे देश की अष्टलक्ष्मी ये 8 राज्य की क्षमताओं के आधार पे ही विकसित भारत 2047 संभव हो पाएगा। और त्रिपुरा की अपार क्षमताएं अधोसंरचना के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में। और केवल ये नहीं, लेकिन त्रिपुरा एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी बढ़ा सकता है। और वहीं केंद्रीय मंत्री ने निवेशकों से त्रिपुरा की अपार संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि एक समय लैंड लॉक्ड माने जाने वाला त्रिपुरा आज बंगाल की खाड़ी तक पहुंच का प्रमुख द्वार बन रहा है। और उन्होंने कहा कि परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के व्यापक परिवर्तन का प्रतीक है। केंद्र सरकार की इस क्षेत्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अष्टलक्ष्मी राज्य भारत की अगली आर्थिक विकास यात्रा का नेतृत्व करेंगे और त्रिपुरा इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। और त्रिपुरा की क्षमता अपार है। ये इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से वो क्षमता और आगे बढ़ेगी। नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट के आधार पर 4.5 लाख करोड़ के MOU और LOI हमने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से करीब 25,000 करोड़ की भागीदारी त्रिपुरा की रही। 4,500 करोड़ के निवेश ग्राउंड हो चुके हैं पिछले 1.5 वर्षों में। और हमारा यही विश्वास है कि त्रिपुरा इसी तरह विकास और प्रगति के राह पर अग्रसर रहेगा। प्रधानमंत्री जी की मंशा के आधार पर विकसित भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। बैठक में उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने और प्रमुख रेल परियोजनाओं में तेजी लाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, धार्मिक महत्व और पर्यटन को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री के समक्ष कई प्रस्ताव रखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशीवासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थानीय लोगों के लिए अलग दर्शन मार्ग बनाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने काशीवासियों के लिए विशेष द्वार का निर्माण किया, जिससे अब काशी का कोई भी निवासी अपने निवास पहचान के साथ सुविधाजनक तरीके से बाबा विश्वनाथ के सीधे दर्शन कर पाएगा। बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से काशीवासी लगातार दर्शनों के लिए अलग से दर्शन मार्ग बनाने की मांग कर रहे थे, जिसे अब पूरा कर लिया गया है और ये सुविधा श्रावण मास से भी मिलेगी। तो सुबह 4:15 से रात्रिकाल 10:45 तक निरंतर यह द्वार खुला रहेगा। काशीवासी अपना कोई भी काशी का पहचान पत्र दिखाकर, तो उसमें जो काशी का आधार कार्ड है, काशी का ड्राइविंग लाइसेंस है, काशी के पते वाला राशन कार्ड है, काशी के पते वाला कोई सरकारी नियोक्ता प्रमाण पत्र है, द्वार संख्या 4 भी जो पहले से काशी द्वार के रूप में है, जिसमें प्रातःकाल और सायंकाल की व्यवस्था थी, वही पूरे दिन भर निर्बाध व्यवस्था के रूप में उपलब्ध।
असम ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबी राम जी के तहत मजदूरी का भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य बनकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। पिथागुटी ग्राम पंचायत की भाग्यवती उरांग इस पहल के तहत मजदूरी भुगतान पाने वाली पहली लाभार्थी हैं। भाग्यवती उरांग ने इस पहल को ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल उनकी आय बढ़ी है बल्कि आर्थिक रूप से उनका परिवार भी अधिक सशक्त हुआ है। विकसित भारत जीरामजी आँचনিৰ অধীনত মই দৈনিক মজুৰি 300 টকা ধন লাভ কৰিছোঁ। মোৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ সোমাইছে। আগতে যিহেতু আমি 256 টকা লাভ কৰিছিলোঁ NGNৰেগাৰ আঁচনিৰ অধীনত আৰু বৰ্তমান বিকশিত ভাৰত জীৰামজি আইনৰ অধীনত যি 300 টকা দৈনিক মজুৰি লাভ কৰিছোঁ, সেয়েহে মই আৰু মোৰ পৰিয়ালবৰ্গই যথেষ্ট সকাহ পাম বুলি আশা থাকিল। জনকল্যাণমূলক কামৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰ তথা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। और वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों की युद्ध तत्परता और अभियानगत तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य और चुनौतियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। जनरल सेठ अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान पहले मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर चुके हैं। नई दिल्ली में भारत अफगानिस्तान संयुक्त समिति की चौथे दौर की बैठक आयोजित हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम आनंद प्रकाश और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शोएब बरियालाई ने संयुक्त रूप से की है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत अफगानिस्तान द्विपक्षीय संबंधों के सभी प्रमुख पहलुओं की व्यापक समीक्षा की। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। भयंकर गर्मी के बाद दिल्ली में मानसून की बारिश ने चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाई है, लेकिन हर बार जल भराव की मार झेलने वाली दिल्ली इस बार कुछ बदली सी नजर आई है। जल भराव से निपटने के लिए उठाए गए रेखा सरकार के कदमों ने वो कर दिखाया है जो बीते कई सालों से नहीं हो पाया। थोड़ी सी बारिश में जलमग्न होने वाला मिंटो ब्रिज इस बार डूबा नहीं और ना ही लोगों को जल भराव से लगने वाले भयंकर जाम का सामना करना पड़ा। इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में हर साल मानसून की बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें देश और दुनिया में सुर्खियां बटोरती रही हैं। मिंटो ब्रिज के नीचे पानी मानसून में कई साल से भरता रहा है, लेकिन दिल्ली की बीजेपी सरकार के उठाए कदमों के बाद मिंटो ब्रिज पर पानी भरने की रफ्तार में कमी आई है। डीडी न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर खुद हालात का जायजा लिया। लगातार बारिश के बावजूद मिंटो ब्रिज पर पानी नहीं भरा और ट्रैफिक स्मूथ चलता रहा। जब जब जल जमाव की बात सामने आई तब राजधानी दिल्ली में इस मिंटो ब्रिज का हमेशा जिक्र हुआ। इस मिंटो ब्रिज के नीचे अक्सर हमने देखा कि यहाँ पर 8 से 10 फीट पानी भर जाता था और अक्सर बरसात के समय इस मिंटो ब्रिज को बंद कर दिया जाता था। लेकिन इस बार राजधानी दिल्ली में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर 1 इंच पानी नहीं भरा है। मानसून में दिल्ली वासियों को जलभराव का सामना न करना पड़े, इसके इंतजाम को पुख्ता करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद ग्राउंड जीरो पर नजर आई। उन्होंने शालीमार गांव में जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया सरकार और संबंधित विभाग जलभराव की समस्या से निपटने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पहले मिंटो ब्रिज जैसी 45 जगहों पर जल भराव होता था, लेकिन अब हालात बदले हैं और हमने दिल्ली की जनता से किए वायदे को निभाया है। पिछले एक दिन में 24 घंटे में 100 mm से ज़्यादा बारिश हुई है और उसके बाद भी मिंटो ब्रिज में जहाँ पे बड़ी बड़ी बसें पूरा पानी के नीचे चली जाती थी,
सारी गाड़ियां चली जाती थी। आज आपको पूरा ट्रैफिक एकदम स्मूथली दिखाई दे रहा है। मिंटो ब्रिज पर दिल्ली सरकार के इंतजाम से स्थानीय लोग भी संतुष्ट नजर आए। इस बार अच्छा प्रशासन ने काम करा है और हम यहाँ से लोकल हैं। हमेशा पानी भर जाता है यहाँ, अक्सर देखता है गाड़ी में, इसमें बहुत परेशानी होती है। आपके कल रात से बारिश आ रही है, आप लोग देख रहे हो, और पानी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मिंटो ब्रिज ही नहीं, दिल्ली के बहुत से इलाके जहां पहले थोड़ी सी बारिश में भारी जल भराव होता था, वहां अब इस बार बेहतर इंतजाम के चलते पानी भरने से पहले ही उसे निकाल दिया गया और लोग हर बार की तरह परेशान नहीं हुए। दिल्ली से मोहन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने और भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की इंटर मिनिस्ट्रियल टीम ने आज ईस्ट सियांग और लोअर सियांग जिलों का दौरा किया। ज्वाइंट सेक्रेटरी निष्ठा तिवारी के नेतृत्व में टीम ने प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन किया। इस दौरान स्थानीय विधायकों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने टीम को हालात की जानकारी दी और राहत एवं पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज देने का आग्रह किया। उधर असम में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम आज असम के लखीमपुर पहुंची। सबसे पहले टीम ने डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने रंगा नदी के किनारे उन स्थानों का भी निरीक्षण किया जहां पिछले वर्ष NEEPCO प्रोजेक्ट से पानी के ओवरफ्लो होने के कारण आई बाढ़ में भारी नुकसान हुआ था। टीम में संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार राय, FCD संयुक्त निदेशक महेश कुमार, SFNRSE विशेषज्ञ SVSP शर्मा समेत विभिन्न मंत्रालयों विभागों के अधिकारी भी इसमें शामिल थे। और इस बीच बिस्वनाथ जिले के गोहपुर सब डिवीजन के कुछ क्षेत्रों में जियो बैग के जरिए बाढ़ और कटाव से बचाव का प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। करीब 38 करोड़ रुपए की इस परियोजना को सरकार ने विशेष रूप से दक्षिणी गोहपुर में हर साल आने वाली बाढ़ और नदी कटाव की समस्या से निपटने के लिए शुरू किया था। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार परियोजना का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि परियोजना पूरी होने के बाद कटाव प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में अब सुधार देखने को मिल रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल केवल धेमाजी जिले के कुछ हिस्से ही बाढ़ से प्रभावित हैं। जेनाई, धेमाजी और सिस्सी बरगांव राजस्व सर्किल के अंतर्गत आने वाले 11 गांव अभी भी जलमग्न हैं। बाढ़ से 4,674 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 21 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। जिले में एक राहत शिविर में 38 लोग रह रहे हैं, जबकि 17 राहत वितरण केंद्र भी अब भी संचालित किए जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।